आज की हमारी देखिए जो क्लास है वो है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 3 के थ्योरी के गाइडेंस को लेके ये क्लास हम लोग आज यहाँ पे दे रहे हैं। और देखिए मेरा वैसे शुरू से मानना है कि प्रैक्टिकल पेपर को अगर आप प्रैक्टिकल ही अप्रोच करेंगे तो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है बेटा कि आपको मजबूरी में जो है वो थ्योरी जरूर अटेम्प्ट करनी पड़ जाती है। फाइन। तो ये हमारी लगभग 1 घंटे की क्लास रहने वाली है जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 3 4 5 जितने पॉसिबल हुए प्रीवियस ईयर पेपर में आपका डिस्कस करूंगा। प्लीज ध्यान रखिएगा ये डिटेल वीडियो नहीं है, ये आपका सिर्फ एक गाइडेंस के लिए वीडियो है कि भाई थ्योरी किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से करना है, वो हम लोग कवर कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा पेपर है 2017 में कोटा यूनिवर्सिटी का जो पेपर था कॉस्ट अकाउंटिंग का, जहां ये आपका सेक्शन ए जो भी आप देखते हैं आप लोगों के 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से। पहला है विच ऑटोनोमस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एट फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग को देखने के लिए कौन सा बॉडी बनाया गया, तो वो था बेटा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जो बनाया गया 1944 में टू डेवलप द कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया। ठीक है। ईओक्यू का फॉर्मूला आपको आता है, इट्स 2AO अपॉन AC। हमने जिन बच्चों ने क्लास देखी उनको 2RO अपॉन हमने C करके इस फॉर्मूले को पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये ईओक्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या है फास्ट फॉरवर्ड में सबको खाली डिस्कस करेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं ये। तो ईओक्यू का फॉर्मूला पूछा और आपको बता दिया। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटेशन द ऑर्डर क्वांटिटी टू एन आइटम इज टू मिनिमाइज और ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी को कम से कम कितना मंगाना चाहिए, ये उसका फॉर्मूला होता है। एक ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, बेटा ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वहां का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। सो इन एब्सोल्यूट टन किलोमीटर distance between two station is being taken into consideration for the purpose of calculating टन किलोमीटर। यानी कि हम क्या करते हैं, मान के चलो एक शहर से दूसरे शहर ये आपका ट्रक गया, ट्रक में 5 टन माल गया और शहर की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। तो 5 टन माल 60 किलोमीटर गया तो 5 × 60 यानी कि ये माना जाएगा 300 टन किलोमीटर। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के काम में आता है। चलिए, नेम द डिफरेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्ब द वर्क्स ओवरहेड। देखो वर्क्स ओवरहेड जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा, तो देखिए अलग अलग मेथड होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट मटेरियल पे भी आप परसेंटेज बेस बना के निकाल सकते हो, डायरेक्ट वेजेस पे निकाल सकते हो, प्राइम कॉस्ट पे निकाल सकते हो, लेबर आवर पे निकाल सकते हो, मशीन आवर पे निकाल सकते हो, है ना। इन सब पे निकाल सकते हो, ये मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा था। तो आप में से देखिए जो भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखे हुए हैं डिटेल में उनको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, और नहीं भी तो बेटा काफी सारे इसके फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख के इनको समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, व्हाट इज द रिटेंशन मनी इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। रिटेंशन मनी क्या होता है, देखो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है बेटा वो काम करके आपसे पैसे मांगेगा। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्टी हैं, आपने ठेका दिया है, आप पैसे देंगे। तो ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम किया है, मान लो उसने 100 रुपए का काम किया है तो आप उसको 80 रुपए ही देते हो, आप उसके 20 रुपए रोक के रखते हो। अरे भाई क्यों रोक के रखे हैं, इसलिए रोक के रखे हैं बेटा ताकि फ्यूचर में जब तक हमारा काम अच्छे से पूरा नहीं हो जाता, ऐसा होता है ना कि अगर मैंने किसी से काम कराया तो मैं पूरे पैसे तब तक नहीं दूंगा जब तक काम अच्छे से नहीं हो जाएगा। तो जो पैसा कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्टी रोक के रखता है उसको बोलते हैं हम लोग रिटेंशन मनी। ठीक है। सो इट प्रोवाइड फॉर चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल लेबर। ठीक है, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। फिर आपके फॉर्मूला से बट व्हाट इज मीन बाय द बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है ये हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा था, जहां पूरे बैच में आपका प्रोडक्शन होता है। द बैच कॉस्टिंग यूज व्हेन आर्टिकल आर मैन्युफैक्चर इन अ डेफिनेट बैच। जैसे मान के चलो आपके खिलौने बन रहे हैं, पेंसिल्स बन रहे हैं ना, 100 के लॉट में, 200 के लॉट में, एक एक साथ वहां पर होता है। द आर्टिकल आर यूजुअली केप्ट इन द स्टॉक फॉर सेलिंग टू कस्टमर ऑन डिमांड। चलिए, फिर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। बजट पूछा है, बजट क्या होता है। अब बजट क्या है, इट इज अ प्री डिटरमाइन स्टेटमेंट of management policy during the given period which provide a standard for comparison with result actually achieved। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कितने आपके रिसिप्ट होने वाले हैं, कितने आपके पेमेंट होने वाले हैं, उससे रेलेवेंट ये होता है। व्हाट इज मीन बाय एंजल ऑफ इंसिडेंस। बड़ा एंजल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है
वो बनता है हमारा ब्रेक इवन चार्ट में, अभी हम आगे देखेंगे इसको, जो हमारा डिटेल आएगा। इसमें लिखा हुआ है ऐसे, द एंजल इज फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग द सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन एट द बीईपी। दिस एंजल शो द रेट एट विच द प्रॉफिट आर बीइंग अर्न। किस रेट पे आपने प्रॉफिट कमाया है वो रेट ये आपको शो करके देता है, ठीक है। और वैसे भी देखिए एक एक्चुअल में क्या है, जैसे आपका एक वो टॉपिक है लाइक बीईपी चार्ट का, ठीक है। अब जैसे अगर अपन लोग बीईपी चार्ट वगैरह की बात करते हैं तो आगे अभी हम पढ़ेंगे, हाँ आगे आएगा वो भी। बीईपी चार्ट भी देखो कई बार ना वो एग्जाम में जो है वो पूछ लेता है, मन है, मन तो बड़ा होता है आपको पता है, एग्जामिनर है, और एग्जामिनर तो जो उसका मन करेगा वो उठा के आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट है, वो भी आप चाहें तो उसके अंदर जो है वो देख सकते हैं वहां पे आप लोग जाके, ठीक है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ बना के ही बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो ठीक है। अब क्या होता है, एक तो होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो जाती है ऐसे, ये तो होती है फिक्स कॉस्ट, ये होती है आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। वैसे तो वर्टिकल बनती है पर यहाँ मैं सीधी बना रहा हूँ। ये टोटल कॉस्ट होती है आपकी, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ये आपकी टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है बेटा। और एक आपकी जो सेल्स होती है, सेल्स क्योंकि इनिशियल यहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपका सेल्स होता है, ठीक है। अब आप बात समझो, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये तो पूरा लॉस रीजन है ना, क्योंकि भाई इस पूरे रीजन के अंदर टोटल कॉस्ट ज्यादा है और सेल्स कम है, ये तो लॉस रीजन है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनता है, ये प्रॉफिट रीजन होता है। प्रॉफिट रीजन क्यों होता है, क्योंकि आप देखो उस पूरे रीजन के अंदर बेटा आपका सेल्स ज्यादा हो गया और टोटल कॉस्ट आपका कम हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है ये बीईपी चार्ट जो है वो बनाया जाता है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये यहाँ तक ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, जैसे आपका सेल्स है ना, मान लो सेल्स आपका यहाँ तक है, तो सेल्स और बीच में ये जो एरिया है ये पूरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक आपकी सेल्स है, ये पूरा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चलिए तो ये आपका एक बीपी चार्ट वाला मैटर है। फिर हमारा है नेम थ्री लेजर कैप्टर, ये नॉन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इस साल आपका कट गया है तो अभी ये नहीं आएगा सिलेबस में। अभी देखो ये जो बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं आजकल, ये 16 नंबर के आते हैं, पहले 10 नंबर के आते थे ये। What are the objective of the material control? State briefly the various method for pricing the issue of material. Explain their advantage and disadvantage. तो देखो फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव, क्या क्या उद्देश्य क्या है भाई मटेरियल कंट्रोल जो हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है। सो द मेन टू मेंटेन द कंटिन्यू ऑफ द प्रोडक्शन और ऑपरेशन बाय इंश्योरिंग फ्लो ऑफ मटेरियल व्हेन नीडेड, यानी कि जब जब जरूरत हुई तब तब हमने मटेरियल इशू किया। टू रिड्यूस द कैपिटल एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रिकरिंग एक्सपेंडिचर के खर्चे को कम करना। टू रिलीज द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिलीज करना, क्योंकि देखो मटेरियल में जितना कम से कम पैसा आपका फंसेगा उतना ही आपके लिए बेटर रहता है, ठीक है। टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर करना, उसमें मदद करना। टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। टू इंश्योर द राइट क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर हो, ठीक है। फिर आपका है टू मैक्सिमाइज डिफेंस पोटेंशियल विद द रिसोर्स अवेलेबल विद इन द कंट्री, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम काम करके देना। क्योंकि बेटा आप लॉजिक समझिए, एक्चुअल में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ये है कि भाई कम से कम पैसा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटकम हमको मिले, ठीक है। टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। बाकी तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं और मैं यही बोलूँगा कि मन से दो तीन चीज़ें लिखें। अभी जो जो चीज़ें रेलिवेंट आप लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे एग्जाम में। फिर देखिए मेथड्स की बात है तो मेथड्स हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है।
फीफो मेथड पढ़ा हुआ है, लीफो मेथड पढ़ा हुआ है। देखो कॉस्ट बेस होते हैं ये मेथड। फीफो होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे महंगा माल है वो पहले जाता है, और ये है आपके पास नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक आपका बेस स्टॉक मॉडल। फिर डिराइव फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस में सिंपल एवरेज हम पढ़े, और वेटेड एवरेज भी हम लोगों ने पढ़ा है। नॉस्टल में होता है स्टैंडर्ड प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस और इन्फ्लेटेड प्राइस। मेन तो आप देखो जो पढ़ते हो वो ये दोनों पढ़ते हो, और एक ही वेटेड एवरेज भी हम लोग पढ़ते हैं। अभी फीफो मेथड है, ठीक है। देखो ये सारा थ्योरी पार्ट ये अपने को लर्न करना पड़ेगा, है ना। ये इनिशियल ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो मेन डिसएडवांटेज एंड ड्रॉबैक फीफो के क्या क्या है अकॉर्डिंग टू दिस मैटर। करंट प्रोडक्शन इज मैच विद द ओल्ड प्राइस, क्योंकि पुराना वाला गुड्स आप पहले इशू करते हो, है ना। एंड द प्राइस ऑफ द मटेरियल आर राइजिंग रैपिडली, यानी कि प्राइस अगर कंटिन्यू बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का माहौल चल रहा है, तो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट इज चार्ज एट द लोअर कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि मान लो रेट आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन आप तो क्योंकि पुराना वाला गुड्स अभी यूज कर रहे हो, तो कॉस्ट भी आप तो पुराने वाली काम में ले रहे हो। तो देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो एस्टिमेशन है वो गलत आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में वर्तमान में मटेरियल का प्राइस ज़्यादा है, लेकिन हम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो प्राइस हम लोग कम ले रहे हैं, कॉस्ट पे कम चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पुराना वाला माल रखा हुआ है, तो हम लोग कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे, इन द पीरियड ऑफ डिक्लाइन प्राइस, यानी कि प्राइस कम होंगे, तो दिस मेथड में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। गोल्ड इज चार्ज एट द हायर रेट रिजल्टिंग लोअर प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। डिफ्लेशन है तो आपके पास प्रॉफिट कम और कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। FIFO कॉस्टिंग इज इम्प्रॉपर, ये सही नहीं है। इफ मैनी लॉट आर परचेज ड्यूरिंग द पीरियड एट डिफरेंट प्राइस, अलग अलग आप बहुत सारे रेट के बहुत सारे लॉट खरीद रहे हैं, तो वहाँ भी मैनेज करने में दिक्कत आती है। FIFO मेथड सूटेबल है कब, वेयर द साइज एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट आर लार्ज, भाई बहुत सारे यूनिट और बड़े बड़े हों वहीं काम आता है। मटेरियल आर इजीली आइडेंटिफाई, आसानी से आप पहचान सकें एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर परचेज लॉट। नॉट मोर देन 2 or 3 डिफरेंट टाइप रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल आर ऑन द हैंड, मतलब 2 से 3 तरह के गुड्स ही आपके हाथ में होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर ऐसे आपका लिफो आ गया, लिफो इसका देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो फीफो में था लिफो में जस्ट उल्टा हो जाएगा। लिफो, अब जैसे आप एग्जाम में लिख के आते हो ना, तो जैसे आपने लिखा हिफो, तो ये जो हेडिंग है इसको आप अंडरलाइन करें। अंडरलाइन देखो मैं आपको बता दूं, कॉपी चेकर मैन आपका देखता है कि आपने लिखा क्या क्या है। इवन ये नाम भी बहुत मददगार रहेंगे आपको नंबर दिलाने में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंदर कुछ भी एड़ी पेड़ी बकवास लिख के आ जाओ, है ना, ये गलत है। लेकिन आप मेन मेन जो आपके हेडिंग्स हैं, ठीक है, उन हेडिंग्स को आप जरूर से अंडरलाइन करके आइए, ठीक है। So this method is based on the principle that stock of material should be always valued at the lowest possible price. Thus material received as the highest price are issued first. यानी कि जो माल महंगा है वो पहले इशू किया जाएगा, जो सस्ता है वो बाद में इशू किया जाएगा, ठीक है। सिंपल स्टूडेंट आपका है नीफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। अंडर दिस मेथड मटेरियल आर नॉट चार्ज at a price which has been paid but price at which an order has been placed, यानी कि अगला ऑर्डर मैंने जिस रेट पे दिया है सप्लायर को, है ना, यानी कि जिस रेट पे अब मैं भविष्य में माल खरीदने वाला हूँ, भैया उसी रेट पर मैं क्या करूँगा, इशू करूँगा। द मेन आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ दिस मेथड इज दैट देयर इज अ मोर अप टू डेट रिप्लेसमेंट प्राइस देन लिफो मेथड, लिफो से बेटर होता है। फिर एक आपका सिंपल प्राइस है, इसमें प्राइस ही प्राइस का हम लोग एवरेज करते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज मैंने आपको पढ़ा रखा है। हाँ तो मैं आपको देखिए, आप बात समझिए प्लीज ध्यान रखिए, डिटेल वीडियो नहीं है, इस तरह मैं आपको गाइड कर दूंगा आप कैसे कैसे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके डिसएडवांटेज, फिर आपका मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगली यूनिट में देखो डिस्कस द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी हमने छोटे में भी आया था क्वेश्चन, कि फैक्ट्री ओवरहेड को कवर करने के कौन कौन से मेथड होता है, और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है और अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो मैं आपको बात बताऊँ, कॉस्ट शीट आपने पढ़ी है ना। कॉस्ट शीट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं, ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। और फिर बेटा ये प्राइम कॉस्ट में यहाँ हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो बात ये चलती है कि भैया ये फैक्ट्री ओवरहेड को किस पे चार्ज किया जाए, तो मान के चलो ये 10,000 है,
60,000, 40,000, ये टोटल हो गया प्राइम कॉस्ट 1,20,000, है ना। क्योंकि ये होता है, हम लोग हमारी पुरानी कॉस्ट शीट देख के बताते हैं कि भाई ओवरहेड हम कितना कितना कवर करेंगे। अब मान लो आप इसका रिलेशन इससे निकाल दो कि भाई वर्क ओवरहेड मटेरियल का कितना परसेंट होता है, तो आप बोलोगे 10,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हो गया लगभग 16.66%। तो उसका ये मतलब हुआ कि वर्क्स ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल का कितना परसेंट होता है, 16.66। चलो अब अगर आप वर्क्स ओवरहेड का रिलेशन निकालो डायरेक्ट लेबर के साथ, तो 10,000 डिवाइड बाय 40,000, तो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं 25%, यानी कि वर्क्स ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का कितना होता है, 25% होता है। ऐसे ही आप वर्क्स ओवरहेड को इसमें निकाल सकते हो, तो आएगा आपका 50,000। चाहो तो प्राइम कॉस्ट को भी निकाल सकते हो, है ना। तो आपने आपके वर्क्स ओवरहेड जिस पे भी चार्ज करने हैं, तो चार तो ही हो गए, डायरेक्ट मेटल पे कर सकते हैं, लेबर पे कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस पे कर सकते हैं, प्राइम कॉस्ट पे कर सकते हैं, चार तो ही हो गए। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर लेबर आवर्स भी होते हैं और मशीन आवर्स भी होते हैं क्वेश्चन। आप ओवरहेड की रिकवरी मशीनरी आवर्स पे भी कर सकते हैं और लेबर आवर्स पे भी कर सकते हैं। तो देखो उसमें ये लिखा है कि परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, तो आप चाहें तो डायरेक्ट मटेरियल पे इसको बेस कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या बन चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय मटेरियल। मान लो बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड 2,000 है, मटेरियल 20,000 है, तो 10% हो गया। ऐसे आप वेजेस पे कर सकते हो, ये इमेजिनरी फिगर है, जैसे मैंने आपको बना के दी 20%। चाहो तो प्राइम कॉस्ट पे कर सकते हो। अब अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बात को समझना। देखो होता क्या है कि आपने एक रिकवरी रेट निकाल ली कि भैया हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हम कैसे चार्ज करेंगे, है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट में जितना काम आप करते हो ना, वो सारा काम जो होता है वो एस्टिमेशन पे होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता है ना। आप अनुमान लगाते हैं और अनुमान के हिसाब से आप अपनी कॉस्ट जोड़ते जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने बेस ले लिया लेबर को, कि भाई हमारा जो ओवरहेड है वो लेबर का कितना परसेंट है, 25% है। अब हुआ क्या एक्चुअल में, जब आपने काम किया, मान लो एक्चुअल में तो आपका फैक्ट हुआ कि 40,000 कॉन्ट्रैक्ट को लेके, हाँ। लेकिन आप तो लेबर के हिसाब से चार्ज करते हो, तो लेबर के हिसाब से मान लो आपने चार्ज कर लिया 30,000, तो क्या होगा, तो एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड हुआ कितना भैया, 40,000। लेकिन मान लो ना कि वहां पर आपकी जो लेबर थी, है ना, वो लेबर कितनी थी, उसके हिसाब से आपने चार्ज कर लिया भाई 25%, ये 25 ऐसे। तो वहां पर आपकी लेबर थी बेटा 1,00,000 रुपए। आपने कहा सर फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारा लेबर का 25% लगता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना जोड़ोगे आप, सिर्फ 25, जबकि एक्चुअल लगा कितना, 40। तो जब एक्चुअल खर्चा ज़्यादा है लेकिन आपने जोड़ा कम था, 25,000 जोड़ा था, तो जितना कम जोड़ा उसको बोलते हैं अंडर रिकवरी, क्योंकि ये पैसा आप जोड़ने से चूक गए, ये होती है अंडर रिकवरी, ठीक है। लेकिन मान लो आपका एक्चुअल ओवरहेड लगा 21,000 का, लेकिन आपने कॉस्टिंग निकालते टाइम जोड़े कितने वहां पर, 25,000, तो आपने ज़्यादा जोड़ लिए। तो आपने तो कॉस्टिंग निकालते टाइम कितने जोड़े, 25,000 जोड़े, जबकि आपका पैसा लगा कितना एक्चुअल में, 21,000 लगा, तो 4,000 ज़्यादा जोड़ लिए। तो ये जो 4,000 ज़्यादा जोड़ लिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवर रिकवरी। तो एक होता है अंडर रिकवरी, एक होता है आपका ओवर रिकवरी, है ना। देखो डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर जो है वो जाके देख सकते हैं बेटा, है ना, वहाँ सारे मिल जाएगा, अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। चलो फिर आपका ये एक न्यूमेरिक आया है, कॉस्ट का कॉस्ट शीट है। फिर यूनिट थर्ड में क्या आपका मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, और उसके साथ ये थ्योरी आया है कॉन्ट्रैक्ट का, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन विद द इलस्ट्रेशन। देखो ये मैंने आपको सिखा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो आप जाके देखिएगा, कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है या 1 साल से कम या ज़्यादा का है। अगर 1 साल से कम का है तो आपके पास एक्चुअल रिजल्ट आ ही जाता है। भैया जब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आता है तो एक्चुअल रिजल्ट तो हम P&L में डाल देते हैं, खत्म कहानी, प्रॉफिट और लॉस हो। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको कंप्लीट करने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लगने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं किसको, वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ चेक करते हैं, है ना। अगेन मैं यही बोलूँगा, डिटेल में वीडियो है वहाँ आप जाके देख लो बेटा, और उसमें हमने ये बता रखा है
कि अगर 25% से कम है तो क्या करते हैं, है ना। भाई आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम है तो क्या करते हैं, फिर 50% से कम है तो क्या करते हैं, फिर 50 से ज़्यादा है, वर्क सर्टिफाइड 50 से ज़्यादा है लेकिन नियर टू कंप्लीशन है, तो अलग अलग केस में हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं बेटा और उससे यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि वक्त की कमी है ना, इसलिए मैं आपको पूरा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ बेटा आपके साथ। ये देखो ये फॉर्मूला है आपके पास, नॉमिनल प्रॉफिट का 1/3, नॉमिनल प्रॉफिट का 2/3। ऐसे जिन बच्चों ने, मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो अच्छे से देखे होंगे उनको सब पता होगा, इसमें उनको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये फिर ब्रेक इवन चार्ट का आ गया, इसमें तो अलग से डायग्राम दे रखा है ना। आप वो बनाइएगा जो एग्जाम में मैंने आपको बता रखा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर ये हट चुका है आपका चैप्टर बेटा, ये रिकंसिलेशन वाला है ना, ये नहीं है अभी हमारे इसलिए ये reconciliation। फिर ये पहले चलता था सेक्शन नंबर सी चलता था, इस सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन होते थे। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये चैप्टर हट चुका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और वैसे ही आपका चैप्टर नंबर 1 से भी बन सकता है, क्वेश्चन के कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पर ये है उसी चैप्टर का, तो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आज की तारीख में है ही नहीं। डिफाइन द बजट एंड बजटरी कंट्रोल एंड स्टेट द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द बजटरी कंट्रोल। बजट क्या होता है, बजट की डेफिनेशन क्या है, एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इफेक्टिव प्लानिंग के काम आता है, कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट में काम आता है, टूल्स है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन यानी कि समय समय पर आप इवैल्यूएशन कर सकें, मोटिवेशन टू मैनेजमेंट है क्योंकि मैनेजमेंट के जैसे टारगेट मीट आउट हो जाते हैं मैनेजमेंट खुश होता है, उनको मजा आता है, डेवलपमेंट ऑफ द कॉस्ट कॉन्शियस, प्रोडक्टिव कंपटीशन, स्टेबिलिटी इन द बिजनेस ऑपरेशंस, लिमिटेशन ऑफ द बजटरी कंट्रोल। तो बजट आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट, ठीक है, ये सिर्फ देखो संभावना पे है, तो लिमिटेशन यानी कि कमियां क्या क्या है। तो भाई आपने क्या करा, आपने सिर्फ एक संभावना पे दे रखा है, हो सकता है आपके जो एक्चुअल डाटा है वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअल डेटा अलग हो सकते हैं बेटा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन बाय द एम्प्लॉय, क्योंकि कई बार क्या होता है मैनेजमेंट टारगेट बड़े सेट करता है, जब मैनेजमेंट टारगेट बड़े सेट करता है तो जो एम्प्लॉई है वो इसका विरोध करते हैं कि नहीं भाई ये तो गलत है। डेंजर ऑफ द रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है फिक्स हो जाना, भाई आपने क्या है जो बजट बनाया बस आप उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या है, मान के चलो अगर आप उससे अच्छा काम भी कर सकते हो तो भी आप नहीं कर रहे हो तो वो भी गलत है। फिर है एक्सपेंसिव टेक्निक, महंगा होता है ना, क्योंकि आपके पैसे वगैरह सब लिखते हैं, एक्सपर्ट की सर्विसेज लगेगी। चलो बस यही था, बाकी इसके पीछे आपका हो गया क्वेश्चन। तो देखो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 17 वाला पेपर है, नेक्स्ट हम लोग अभी 18 के पेपर में चल रहे हैं। तो घूम फिर के बस देखिए 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई बढ़िया करी है और चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो वो थ्योरी भी उनको फटाफट समझ में आएगी बेटा। अगर आपने मान के चलो आज तक कुछ नहीं पढ़ा और अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पढ़ के कुछ जादू मंत्र हो जाएगा, तो भाई वो ऐसा कोई जादू मंत्र ये वीडियो से नहीं होने वाला है, मेरे क्या किसी की वीडियो से नहीं होगा, अनटिल अनलेस आपने पहले से अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो। पहले का अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है देन आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए देखिए अब हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। ये हमारा 2018 का पेपर है, इसमें आया था व्हाट इज बिन कार्ड। बेटा बिन कार्ड जो होता है वो मटेरियल के अंदर चलता है, एक स्टोर कीपर होता है वो एक पूरा कार्ड रखता है जिसमें पूरी एंट्री लगता है कि उसे कितना माल मिला, कितना उसने डिस्पैच किया, वो सारा रिकॉर्ड होता है बिन कार्ड में। तो स्टोर कीपर जनरली प्रिपेयर अ रिकॉर्ड ऑफ quantity of each material which is known as bin card. It shows the detail of receipt and issue of the material and balance in the stock, कि भाई आपने स्टोर कीपर को कितना माल दिया, उसने कितना यूज करा, कितना इशू करा, वो सब इसमें। अगला क्वेश्चन है लेबर टर्नओवर के फॉर्मूले, तो सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट और फ्लक्स रेट। व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट। फंक्शन मतलब कार्य के आधार पर जो काम पे आप डिवाइड करते हो वो होता है। which cannot be allocated but can be apportioned by the cost center at the cost peak। इसका देखिए आगे आपके पास है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट शीट एंड द
प्रोडक्शन अकाउंट, ये मैं आपको बता दूं चैप्टर आपका जो यूनिट कॉस्ट है उसमें होता है बेटा। जब आप कैलकुलेशंस करते हैं कॉस्ट की तो दो तरीके होते हैं। आप शीट बना के करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। वो सारा काम आप जो है अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको चाहो तो ये बता दूं, एक्चुअल में इनडायरेक्ट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होते हैं जिनको आप डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट में चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे मान के चलिए आपका किराया है, रेंट है, तो अब रेंट है तो आप किसी चीज के प्रोडक्शन में ये थोड़ा बता सकते हैं भाई कि पर यूनिट हमारा रेंट कितना इंक्लूड है कॉस्ट में। लेकिन मटेरियल तो बता सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, मान के चलो ये मार्कर है, आप मार्कर बना रहे हो, मार्कर में कैप लगता है 2 रुपए का, तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, क्योंकि मुझे पता है हर एक मार्कर बनाने में 2 रुपए का मेरा मटेरियल लगा हुआ है। फाइन। लेकिन वो फैक्ट्री का रेंट है 10,000 रुपए, तो मैं ये थोड़ा बता सकता हूँ कि एक मार्कर को बनाने में रेंट कितना लगा हुआ है, तो वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, उसको हम टोटल भी चार्ज करते हैं। अगला है व्हाट डू मीन बाय एक्सकेलेटर क्लॉज। देखो एक्सकेलेटर क्लॉज क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो चैप्टर आपका होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अलग अलग होता है। एक तो होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि मान लो आपने मेरे को ठेका दिया मकान बनाने का, मैंने कहा सर जो भी कॉस्ट आएगी मैं उसमें अपना 10% मेरी मेहनत का रेम्युनरेशन कमीशन जो आप बोलो वो मैं जोड़ूंगा, तो वो तो होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ठेका देने वाला है कॉन्ट्रैक्ट ही, उसको लगता है कि यार ये ठेकेदार ना जानबूझ के कॉस्ट बढ़ाता जाएगा, क्योंकि जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना इसका कमीशन बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में उसको डर लगता है। ठीक है साहब, बढ़िया बात है, डर लगता है। एक होता है फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स रेट में मान के लो आपने मुझे मकान बनाने का ठेका दिया, मैंने कहा ठीक है 30 लाख रुपए दे दो, मैं आपका पूरा मकान बना दूंगा, तो ये भी ठीक है। लेकिन इसमें आपको लगेगा कि यार इसने तो प्राइस फिक्स कर लिया 30 लाख रुपए, अब कहीं साला ये माल हल्का नहीं डाल दे, तो ये भी चक्कर है। तो आप एक समझिए कि जो फिक्स रेट वाला होता है ना, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, एक एक्सकेलेटर क्लॉज होता है। वो ये कि भाई जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, वो बोलता है देखो सर मटेरियल 2-4% बढ़ जाएगा तो मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा, लेकिन सर अगर मटेरियल की कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी तो मैं मेरा जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ये 3% से बढ़ा दूंगा। तो ये होता है एक्सलेटर क्लॉज। यानी कि अगर मेटेरियल की कॉस्ट एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाकर चार्ज किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सलेटर क्लॉज। ठीक है, उससे क्या दोनों को सेफ्टी हो जाती है ना बेटा। वरना मान के चलो अगर मेटेरियल और लेबर वगैरह के रेट जरूरत से ज्यादा लग जाएंगे तो ठेकेदार फिर मिक्सिंग करेगा ही करेगा ना, और वो मिक्सिंग करेगा तो अल्टीमेटली देखो आपको भी घटा है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल लेबर एंड सर्विसेज, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ जैसे कम भी हो गया, मान लो मटेरियल का प्राइस हमने कहा 2-5% कम हो गया तो हम वैल्यू कम नहीं करेंगे, लेकिन अगर मटेरियल का प्राइस ही 10% से ज्यादा कम हो गया तो फिर हम हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 या 10% आपको डिस्काउंट दे देंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। देखो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, जब आप प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं और बी से सी में कोई गुड्स ट्रांसफर करते हैं। अब अपने को बताया कि इस भाई ये सारी प्रोसेस का मालिक तो एक ही है, मान लो इनका मालिक मिस्टर जे है, उसकी फैक्ट्री में सारा काम हो रहा है, लेकिन ए से बी में माल जा रहा है कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस पे, और बी से सी में कुछ माल जा रहा है कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ के यानी कि सेलिंग प्राइस पे, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, यानी कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के दौरान कमाया गया प्रॉफिट। ठीक है, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेक द कॉस्टिंग रिकॉर्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज सच प्रॉफिट रिमेन इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर दिस पर्पस। ये फिर स्टॉक रिजर्व बनाते हैं बेटा, एक्चुअली में जो प्रॉफिट अपने कमाया ना उसको कैंसिल करते हैं, एंड क्रिएटेड एवरी ईयर फॉर एडजस्टिंग इन द इंटर। अब इसमें देखो मैं वही बोलता हूँ भाई, जैसे ये आरबीडी का आंसर है पर ये आंसर इतना अच्छा नहीं। इंटर इसने पूछा क्या कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, तो वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन द प्रॉफिट इन अर्न बाय वन प्रोसेस टू सेकंड एंड फ्रॉम सेकंड टू थर्ड। ठीक है, so when the goods are transferred from one process to another process at the selling price, so the profit earned between the two process that will be known as the inter process। यानी कि जब मैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जाता हूँ और उस दौरान मैं सेलिंग प्राइस पे गुड्स चार्ज करता हूँ, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस केस में आपका जो प्रॉफिट कमाया गया है उसको बोला जाता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है,
हाँ ये देखो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन तो क्या है, आपको वहाँ से चेक करने पड़ेंगे ना, तो मैं आपकी क्या ही मदद। ये क्वेश्चन हो सातवां होना चाहिए। पीडीएफ पूरी नहीं है इसका, क्या तो चलो 3 प्रैक्टिकल होंगे यहाँ पे, इसलिए छूट गया वो। चलिए फिर अगला हमारे पास है, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड अ प्रोसेस ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट। यानी कि कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे कॉस्ट निकाली जाती है। स्टेट द नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, देखो कॉस्टिंग क्या होती है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स विच आर यूज फॉर डिटरमाइनिंग, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल और ऐसे आपके रूल जो काम में आएंगे, किस काम में आएंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट, जैसे कि केमिकल, टेलीविजन, कूलर, रेडियो एक्सेट्रा। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिक रिपेयर, इट इज डिफाइंड एज कॉस्टिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अपोर्शन allocation of the expenditure for determination of the cost of product and services for the presentation of suitable arranged data for the purpose of control and guidance। ठीक है, ये पूरा कॉस्टिंग का डेफिनेशन है आपके पास। हाँ ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है भाई, हमारे को कवर करने पड़ेंगे। चलिए अभी जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे आप मार्क कर लें इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क करें इस पे। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, देखो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है कि जो भी आपके सर्विस सेक्टर होते हैं, होटल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, है ना, ट्रेवल एजेंट होते हैं, ये सब अपनी सर्विस कॉस्ट आपसे चार्ज करते हैं, है ना। थिएटर होता है, आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी के टिकट का रेट क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। आपको मान के चलो जयपुर से जोधपुर जाना है, तो जयपुर से जोधपुर बस का टिकट कितने का होना चाहिए, या रेलवे में जा रहा है तो रेलवे का टिकट कितना होना चाहिए, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में निकाला जाता है बेटा, इसको सर्विस कॉस्टिंग भी कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द सर्विस परफॉर्म बाय रेलवे, रोडवे, flood carriage. Such business naturally take to the method of operating costing with a view to finding the total cost of each vehicle, and they apply the unit cost. The cost information help not only in the charging the service against the department and outside customer to calculate the operating expense, following work should be done। तो बोल रहा है एक्सपेंस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कलेक्शन ऑफ द सर्विस एक्सपेंस में जो भी खर्चा किया उसको जोड़ लो, डिवीजन कर दो इन एक्सपेंसेस का बिटवीन दो तरह के खर्चों में बांट लो, फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल। कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट, आपने कितनी यूनिट की सर्विस दी है, कैलकुलेशन पर यूनिट बाय डिवाइडिंग द टोटल एक्सपेंस एंड एडिंग द प्रॉफिट पर यूनिट, हर एक यूनिट में आप प्रॉफिट जोड़ लो तो आपको पता लग जाएगा सेलिंग प्राइस। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट जब आप बनाते हैं तो कुछ तो होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स, तो पहले फिक्स चार्जेस लो, जो लाइसेंस है, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन। और फिर होते हैं कुछ खर्चे आपके मेंटेनेंस चार्जेस, गैरेज, रिपेयर, ऑयल, ये वेरिएबल कॉस्ट है, रनिंग चार्जेस भी ये वेरिएबल कॉस्ट। तो सारे पता है ये खर्चे जोड़ के कॉस्ट शीट बनाई जाती है आपकी। ठीक है, वो वहीं तक था खाली। फिर ये वाला तो हट गया आपका कॉस्ट लेजर का क्वेश्चन, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चन। फिर देखो आपका ये लेबर का क्वेश्चन आ गया थ्योरी में पहले, तो अगेन वही यही है कि हालसा में आप कैसे देते हैं, रोहन में कैसे देते हैं, एक आध और पढ़ जाना बेटा, एमरसन वाला है, गैंगटेक वाला है। तो व्हाट इज मीन बाय प्रीमियम और बोनस प्लान ऑफ वेरियस पेमेंट, नरेट एसेंशियली फीचर कॉमन ऑफ सच पेमेंट, एक्सप्लेन एनी टू सच प्लान। कोई से भी दो, देखो इंसेंटिव वही होता है जिससे क्या हो, लेबर को एक मोटिवेशन मिलता है जिससे, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू तो है ना भाई, मुझे लगा सब कुछ होगा, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। चलिए, तो वो इंसेंटिव प्लान होते हैं। तो एन इंसेंटिव हैज बीन डिफाइंड as the stimulation of the effort and effectiveness by offering monetary inducement as enhancing facility. So the basic purpose of an incentive wages plan is to motivate the worker to give more output so that he can earn a higher wage resulting reduce यूनिट कॉस्ट, यानी कि कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, है ना, आपका पैसा भी कम लगे और काम भी। हाल से मैंने पढ़ा रखा है आपको, है ना, नॉर्मल वेजेस देते हैं और बोनस कितना देते हैं, बचाए हुए टाइम का 50% देते हैं, है ना। ये आप चाहे तो लेबर की वीडियोस में देख सकते हैं बेटा, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सेक्रेटरी वाला क्वेश्चन फाइन।
ठीक है चलो, ये पीडीएफ वाला की पूरा नहीं है तो कोई बात नहीं, अब जितना है उतना ही ठीक है। तो देखो ये मैंने अभी आपके साथ 2 साल के पेपर डिस्कस किए, जिससे आपको एक ही आइडिया लग जाए कि कॉस्टिंग की थ्योरी कैसे पढ़नी है। प्लीज रिमेंबर, मैं वापस आपसे ये बोलूंगा कि मैंने जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं आप वो जरूर से करके जाएं। उन क्वेश्चंस में आपको मोटा मोटी काफी सारी चीज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन थ्योरी का पार्ट थोड़ा बहुत अपने एंड से जरूर करके जाएं, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो को भी और बढ़ाऊंगा आगे। आपको एक चीज मुझे पढ़ानी है ना, 1 मिनट में। एक मेरा इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 सेकंड खाली। हम्म, चलिए, तो एक है ना, मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक है वो भी यहाँ पर पढ़ाना चाहूँगा, जो इस साल नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है बेटा। वो है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखिए, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये आपको क्या सिखाता है मैं आपको बताता हूँ। आपने अभी देखा कि भाई ओवरहेड को रिकवर करने के हमने देखा 4-5 अलग अलग तरीके थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, है ना। हम लोग अलग अलग मेथड को यूज करके हमारे ओवरहेड की रिकवरी करने में लगे रहते हैं। तो भैया वो तो मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड। तो ओवरहेड को रिकवर करने का जो मेथड आप पढ़ते हैं ओवरहेड चैप्टर में, वो कौन सा मेथड है बेटा? वो है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता है कि आपके टोटल ओवरहेड ले लिए जाते हैं, है ना, जो भी आपका खर्चा है, और फिर उसको नॉर्मली जो एब्जॉर्व किया जा सकता है। वैसे तो आप अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, और मेन बताया जाता है कि भाई 2 मेथड होते हैं। एक तो लेबर आवर्स के बेस पे, है ना, कि भाई लेबर ने कितने घंटे काम किया, या फिर मशीनरी आवर्स के बेस पे, मशीनरी आवर्स के बेस पे। तो ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड को रिकवर करने के दोनों में से कोई से भी तरीके हो सकते हैं। या तो आप लेबर आवर पे रिकवर कर सकते हैं, या मशीनरी आवर पे कर सकते हैं, ठीक है। और जो एबीसी मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, ये बोलता है कि भाई जितने ओवरहेड हैं उनको अलग अलग पहले आप कैटेगरी में डिवाइड करो, जितने तरह का ओवरहेड है, ठीक है। तो मान लो ओवरहेड 1, ओवरहेड 2 और ओवरहेड 3, अलग अलग तरीके के ओवरहेड, ठीक है। और फिर हर एक ओवरहेड को रिकवर करने के लिए एक बेस को काम में लिया जाता है। उस बेस को कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवर। क्या कहा जाता है भाई? कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। जैसे मान के चलो कि भाई मटेरियल से रिलेटेड खर्चे हैं, है ना, तो वो आप नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर पर डिवाइड कर सकते हैं, फाइन। आपका इंस्पेक्शन का खर्चा है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो एबीसी कॉस्टिंग यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ओवरहेड को एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और एक एप्रोप्रिएट, एक उचित कॉस्ट ड्राइवर को यूज करके हम लोग ओवरहेड को रिकवर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये होता है आपका एबीसी कॉस्टिंग, फाइन। तो 2 तरह का कॉस्टिंग हो गया, एक हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, एक हो गया आपका एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। थ्योरी के लिए ये काफी आपका इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है।